साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिना जीके जीएस के क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। तो आज का जो ये क्लास है, इसमें टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार एसआई, बीपीएससी, बीएसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, झारखंड पुलिस, जेएसएससी, सभी प्रकार के स्टेट लेवल के एग्जाम और सभी सेंट्रल लेवल के एग्जाम, जैसे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। तो सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल में। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और साथियों क्लास को लाइक और नए लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले आपको ये बता दें, ये जो गुरु शिखर चोटी है, ये साथियों जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है आरावली, आरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर चोटी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, रूस की सहायता से स्थापित लो इस्पात संयंत्र कौन सा है? यानी रूस की सहायता से स्थापित होने वाला लो इस्पात संयंत्र इनमें से कौन सा है? तो देखिए, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ये सभी जो है रूस की सहायता से ही स्थापित किया गया है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी सिंधु नदी जो है ये कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल साथियों मानसरोवर झील है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे, ये किसको किस तक जोड़ता है, यानी कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ध्यान से देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये देखिएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैला हुआ है, यानी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ये जोड़ता है। अगला है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो चंबल नदी है साथियों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया किस वंश को? यानी पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसे प्रदान किया गया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश को। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? यानी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य कौन सा था जिसने एक उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो याद रखिए 1905 का बंगाल विभाजन। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो आलवार नायनार संतों ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो साथियों देखिए, इस कथन को कहा था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? तो ध्यान से देखिए, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल यानी समुद्र का देवता था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों देखिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इनमें से किन प्रांतों से चयन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत क्या होता है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो देखिए, चोल राज का संस्थापक जो थे विजयालय, जिन्होंने 846 ईस्वी में चोल राज की स्थापना की थी, ये किसका सामंत था? तो पल्लवों का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी। तो याद रखिएगा महापद नंद को। ऑप्शन नंबर ए। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान से देखिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी।
स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है? तो राइट आंसर होगा अकबर के गुजरात अभियान को, ऑप्शन नंबर सी। भारत में गर्म दल या आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, भारत में गर्म दल या आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र है जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा साथियों, बिहार, ऑप्शन नंबर ए। सती प्रथा का उल्लेख, देखिए सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख से। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो साथियों कपिल वस्तु में की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईबी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा पेरियार, महान आत्मा। नेक्स्ट है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? यानी इस कथन को किसने कहा था? तो याद रखिएगा साथियों, कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, किसने सुल्तान काल में या सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो साथियों देखिए, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह प्रथम ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास ये वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में संपन्न हुई थी? तो औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट है, अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? यानी ये जो समाचार पत्र है, पत्रिका है, इसको कौन प्रकाशित किया करते थे? इसके संपादक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसको किस इतिहासकार ने लिखा है? याद रखिए आरसी मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो याद रखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो देखिए संसद के बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों सत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। केंद्र सरकार का व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ध्यान से देखिएगा, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में होती है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। भारतीय संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो साथियों देखिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए प्याज के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो साथियों किसी देश का आर्थिक विकास जो है वो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, इन सभी पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकंड साथियों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए ये ठीक था, ठीक है। देखिए एक्चुअल में साथियों 24 जनवरी याद रखना, ठीक है।
24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना हुई थी। तो यहाँ 73 ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए मैंने 74 आपको बता दिया। ठीक है, चलिएगा, ये क्वेश्चन तो हो गया। देखिए, मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 2%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह किस प्रकार का व्यापार कहलाएगा? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक व्यापार। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो देखिए, इनमें से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो TCS करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो याद रखिएगा चावल, ऑप्शन नंबर सी। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह क्या थी? यानी स्वाधीन भारत यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो 1948 में, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे क्लास में। आपको क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।